नमस्कार दोस्तों। जो हमारी जीएस की सीरीज चल रही है ये उसका पार्ट थर्ड है। अगर अभी तक आपने वो जो 2 पार्ट हैं वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें लगभग रहेंगे आपके 50 से 60 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के हैं। ये इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल से रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी देने वाला हूँ जो कि आपको जल्दी ही मिलेगा। और आप जो है अपनी पढ़ाई करते रहें अच्छे से, और यहाँ से आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको करना यह है, क्योंकि हो सकता है वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा का हो, तो आप इसे 1.5x में देखें, जिससे कि जो है आप कम समय में ज़्यादा वीडियो देख पाएँ। और अगली चीज़ जो है, आप अपने वीडियो का जो रेजोल्यूशन है वो 480 में देखें ताकि ये स्पष्ट दिखाई दे। इसके बाद में आपको पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम मतलब इंस्टॉल करें और वहाँ से जुड़ जाएँ। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40। पहला क्वेश्चन है, तो आर्टिकल नंबर 40 किससे रिलेटेड है? दोस्तों ये रिलेटेड है विलेज पंचायत, जो ग्राम पंचायत है। आपको पता होगा कि अमेंडमेंट हुए थे 72 और 73, इसी से रिलेटेड हैं। तो आर्टिकल नंबर 40 जो है वो ग्राम पंचायत से बेसिकली जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? कि जिसे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा जाए वो किसे कहा जाएगा? तो ये दोस्तों इसमें रहेगा प्रेम्बल, जो हमारी प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना को जो है वो एक स्पिरिट कहा जाता है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश का संविधान हो, अगर आप उसके फंडामेंटल को जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, तो वो आपको प्रेम्बल ही बता सकती है। आप एक बार में पूरा संविधान नहीं पढ़ सकते किसी भी देश का। यदि आपने उसकी प्रस्तावना पढ़ ली तो आपको पता चल जाएगा ये किस प्रकार का देश है और इसकी इंटेंशन क्या है पूरे संविधान की। ठीक है, तो प्रेम्बल इज़ अ वेरी बेसिक चीज़ होती है। नेक्स्ट है, एमपी कैन इम्यूनिटी ओनली फ्रॉम द सिविल केस। जैसे आपको पता होगा, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अंतर नहीं पता होते हैं व्हाट इज़ द एमएलए, एमएलसी, एमपी। और एमपी में भी 2 प्रकार के होते हैं, राज्यसभा में भी होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं। और राज्यसभा में नॉमिनेटेड अलग होते हैं, और लोकसभा के अंदर भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं, और जो डायरेक्ट चुन के जाते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो इन्हें एक इम्यूनिटी मिलती है। इम्यूनिटी किस प्रकार की होती है? इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल केस। देखिए केस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिमिनल केस, एक होता है सिविल केस। सिविल केस मतलब जमीन जायदाद का मामला इस तरीके का, या फिर शादी विवाह से रिलेटेड मामला। तो एमपी को जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है, इसमें इम्यूनिटी प्रदान है, मतलब गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, तो इसे इम्यूनिटी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और आप ये बताइएगा कि राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं और लोकसभा के अंदर, और लोग, ठीक है, ये दोनों को आपको बताना है। नेक्स्ट दोस्तों यूनियन लिस्ट। देखिए ये 3 क्वेश्चन है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। इससे पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए जुडिशरी का एग्जाम है तो ये ऑब्वियस है कि पॉलिटी से आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? ये 97 है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, 99 हुए होंगे। तो आप एक बार ये तीनों ही सब्जेक्ट जो है ना, आप एक बार मतलब नेट पर सर्च कर लें, और अगर हो सके तो कमेंट में भी लिखना। ठीक है, अभी मैंने ये पुराने वाले नोट्स लिए, अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, तो एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के लिए मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, जिसे कहते हैं 2/3 की वोटिंग होनी चाहिए। अभी जैसे कि आपने मुद्दा देखा होगा जो 10% आरक्षण का चल रहा है वर्तमान में, और उसे किस तरीके से दिया जा रहा है। तो आज जैसे कि मतलब कल की बात करूं तो मैं कल लोकसभा में बहस चल रही थी इसी सब चीज़ों पे, तो उसमें यह बताया गया है कि इसमें संविधान का संशोधन किया जा रहा है, और संविधान का संशोधन के लिए जो है आपको 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। इसके अंदर संशोधन किया जा रहा है आर्टिकल नंबर 15 और 16 का, जो इसकी क्लॉज 4 है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। उसके बाद जो है ये लागू किया जाएगा 10% का आरक्षण का जो मुद्दा है। ठीक है, या कोई भी चीज़ हो जिसमें संविधान संशोधन करना है, उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए, और वो बिल दोनों ही जगह से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कि धन विधेयक होता है। धन विधेयक को क्या है कि आपको लोकसभा में पास कराना है। ठीक है, और राज्यसभा में पास हो या ना हो वो माना ही जाता है, क्योंकि 14 दिन का समय होता है। अगर 14 दिन में पास नहीं किया राज्यसभा ने तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका पास माना जाएगा। मगर संविधान संशोधन के मामले में ऐसा नहीं है। लोकसभा में भी 2/3 और राज्यसभा में भी 2/3, इतना मतलब 2/3 की जो है मेजोरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। इसलिए कोई भी इतनी आसानी से लेता नहीं है, मगर जिस पार्टी के पास भी जो है मेजोरिटी होती है वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट। और मुझे लग रहा है आप लोगों को पसंद आ रहा हो वीडियो, तो आप लाइक दबाएंगे। आपके लाइक के काउंट देख के ही मुझे लगता है कि हाँ यार, कम से कम इतने लोगों को तो बेनिफिट पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के अंदर आया गया था। ये आपको थोड़े से एक्ट याद करने पड़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1813 का एक्ट हो गया, 1857 का हो गया,
1861। तो इस तरीके के जो है आप अच्छे से पढ़ें दोस्तों। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ आपको, मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ और ये जो भी मिल रहा है आपको सप्लीमेंट्री मिल रहा है, ठीक है। सिलेबस आपको पूरा बताया जा चुका है, सब कुछ बताया जा चुका है, इसलिए ये सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने हैं इस समय। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये वो वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो आज की तारीख में है, ये पुराना अलग कलकत्ता के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि वहाँ के मामले देखता था, ठीक है। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव। जैसे कि मैंने कहा था कि गवर्नर जनरल पे एक सेपरेट वीडियो ही बनेगा, तो वो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, तो आप भी पढ़ के रखें। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने सुसाइड किया था। अब एक क्वेश्चन आपसे है कि ये बताइए कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी कब्र जो है यहाँ पर है इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। आपको पता होगा कि अब जो है प्लानिंग कमीशन का नाम हो गया है नीति आयोग, ठीक है। तो डिप्टी चेयरमैन कौन था? डिप्टी चेयरमैन इसलिए पूछा गया क्योंकि चेयरमैन तो ऑब्वियस है कि प्रधानमंत्री ही होता है उसका। तो ये डिप्टी चेयरमैन था, वो थे वीटी कृष्णन, है ना। आप एक बार नाम देख लेना, शायद कट रहा है, वीटी कृष्णन नाम है शायद, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी। आपने देखा होगा जब भी आप किसी चीज़ की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है, यहाँ तक कि आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं या फिर एफिडेविट बनवाएं तो ये स्टाम्प ड्यूटी होती है। ये जो है केंद्र सरकार का एक्चुअली जो कर है, ये जो टैक्स है, ये केंद्र सरकार का है, सेंटर का है, मगर इसे कलेक्ट कौन करता है? इसे कलेक्ट करती है राज्य सरकार, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 4th वीक ऑफ द सितंबर ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों पीस वीक बाय द यूनाइटेड स्टेट। अब देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चनों का जन्म हुआ। देखिए एक क्वेश्चन से ही कई क्वेश्चन निकलते हैं। अब आपको करना क्या है, यूएन की जितनी भी संस्थाएं हैं सबके हेड याद कर डालो, कहाँ उनका मुख्यालय है ये भी याद कर डालो। जैसे डब्ल्यूएचओ का भी आपका पता होना चाहिए, यूएनओ का भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक का भी पता होना चाहिए, आईएमएफ का भी पता होना चाहिए। तो जितने भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं कहाँ है इनका मुख्यालय, और साथ में जो है इनके इस समय हेड कौन है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग जो है इसी तरीके से तैयारी करेंगे। जल्दी जल्दी वीडियो लेते हैं ताकि जो है ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। और फिर है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे आपको पता होगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, उसमें एक मेयर होता है शहर का, हर सिटी का एक मेयर होता है। तो उसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है दोस्तों? वो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। इसके अलावा एक हमारे जस्टिस थे, जस्टिस रामास्वामी, पर इम्पीचमेंट चलाया गया था। अभी आपको याद होगा जो हमारे पूर्व जज थे जिनका नाम था दीपक मिश्रा जी, उन पे भी जो है इम्पीचमेंट के लिए जो है मोशन कांग्रेस की तरफ से लाया जा रहा था, मगर जो राज्यसभा के हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उन्होंने उस चीज़ के मोशन को मना कर दिया, ठीक है। तो ये इम्पीचमेंट जो है जस्टिस रामास्वामी जी पे जो है चलाया गया था, परंतु प्रूफ नहीं हो पाया, मतलब इस तरीके से कहेंगे। और नेक्स्ट है दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो आपको पता होगा हर 2 वर्ष में होते हैं, ठीक है, हर 2 वर्ष में होते हैं। और राज्यसभा के इलेक्शन में भाग कौन लेता है? हमारे पीपल नहीं लेते, मतलब लोग भाग नहीं लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हमने किन्हें चुन के भेजा है? हमने चुन के भेजा है एमएलए को। अगर राज्य की बात करें तो एमएलए क्या करते हैं, अपने विधान परिषद विधानसभा से लोग चुन के भेजते हैं। और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि वो जो है उस असेंबली का पार्ट होना चाहिए, वो मिल के जो है वो चुन के भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए, इसके ऊपर चलते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऊपर नीचे हो गया था, चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको कराता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों पीसी महानबोलिस। कौन थे? ये थे दोस्तों, आपको पता होगा अगर आपने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा होगा तो ये नाम आपके सामने काफ़ी बार आया होगा। तो चेयरमैन ऑफ द नेशनल इनकम कमेटी, जब नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी उसके ये चेयरमैन थे। नेक्स्ट है नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा सबसे पहले कहाँ हुई थी, वो राजस्थान के अंदर ही गई थी, मगर नागालैंड में अभी भी नहीं है। और नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर इंग्लिश इनकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है नागालैंड की। और इसके अलावा नागालैंड के बारे में एक बात और बताता हूँ, 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके अंदर नागालैंड ही एक ऐसा राज्य था जिसमें जनसंख्या में कमी हुई है। बाकी जगह हर जगह बढ़ोतरी हुई थी हर राज्य के अंदर, मगर नागालैंड में कमी हुई थी। नेक्स्ट है मद्रास वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बिकम द बाइफरकेटेड आफ्टर द आज़ादी। मतलब आज़ादी के बाद जो सबसे पहले बाइफरकेशन हुआ था स्टेट का, तो वो फर्स्ट स्टेट कौन सा था? मद्रास था। जो कंकरेंट लिस्ट वाला है ये, जैसे कि मैंने बताया तीनों लिस्ट का आपको देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर क्या क्या किया गया था? देखिए भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये जो प्लांट हैं ये लगाए गए थे। ये तीनों जो है किस पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे? सेकंड में लगाए गए थे, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताइएगा कि कौन से देश ने किसके लिए हेल्प की थी? अगर राउरकेला और दुर्गापुर दोनों के लिए आप बताएंगे कि किसी कंट्री ने हेल्प की थी हमारी, वो कौन सी थी, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस पंचवर्षीय योजना में खर्च किया गया था? वो था चौथी और पाँचवीं 5 ईयर प्लान के अंदर।
इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि गरीबी हटाओ का नारा कि किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान। आपको पता होगा मोरारजी देसाई जी की जो है एक बार सरकार आई थी और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। तो रोलिंग प्लान इनका पंचवर्षीय योजना नहीं, इन्होंने रोलिंग प्लान जो है वो अडॉप्ट किया था। तो प्रधानमंत्री जी का अगर नाम आए तो मोरारजी देसाई। इसके अलावा मैं आपको एक सीरीज़ और बताऊंगा जिसमें आपको प्रधानमंत्री का कार्यकाल जितने भी रहे हैं उसका नाम ही है, ABP न्यूज़ ने चलाई थी, उसका नाम है प्रधानमंत्री। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फैक्ट आपके क्लियर होंगे आज़ादी के बाद से लेकर जो भी मतलब 2004 तक के काफ़ी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं, इंदिरा गांधी जी वगैरह। मतलब पूरा एक ड्रामेटिकली सीरियल है, आप देखेंगे काफ़ी आपको हिस्ट्री के फैक्ट जानने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं ये दोस्तों? 19 और 30 इसका आप ध्यान रखें। और इसी पे ही जो है AMU यूनिवर्सिटी जो है वो चल रही है, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए जो है वो उनका एक तरीके से एजुकेशनल राइट है, ठीक है। फिर है बख्शी। बख्शी क्या था? बख्शी जो है एक पोस्ट थी मुगल पीरियड के अंदर जो कि मिलिट्री का रिक्रूटमेंट करता था। आप एक तरीके समझ लें आज की तारीख में अगर कोई कर्नल है और रिक्रूटिंग का कर्नल है तो मतलब रिक्रूट कर रहा है, तो एक तरीके वो पोस्ट आप समझ सकते हैं रिक्रूटिंग वाली, ठीक है। स्टेट वाली आप देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा आप अपडेट करें उसे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था? 14 स्टेट बने थे और 6 केंद्रीय शासित राज्य बनाए गए थे। और दोस्तों अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसे ठीक कर दूंगा, ठीक है। कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाती हैं। फर्स्ट PM ऑफ इंग्लैंड, पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के? तो इनका नाम है रॉबर्ट वालपोल, ठीक है। आप देख लेना अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो। टोटल हाई कोर्ट इन इंडिया कितने हैं? यहाँ पर हैं 24 और अगर सुप्रीम कोर्ट को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर 25 हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 331, आर्टिकल नंबर 331 रिलेटेड है दोस्तों एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर जो है एंग्लो इंडियन का जो है रिप्रेजेंटेशन है और 331 से ही जो है इससे पता चलता है संविधान के आर्टिकल से। फिर है नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल नंबर 37, ये है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी एनफोर्स बाय एनी कोर्ट। इसका मतलब ये देखिए अगर आप DPSP पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि सरकार को देश के लिए ये करना चाहिए, नागरिकों के लिए ये करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो मगर ये कोई कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि क्योंकि इसमें लिखा हुआ है संविधान के अंदर तो इसे लागू करो, क्योंकि DPSP बनाई गई हैं, ये प्रिंसिपल हैं स्टेट पॉलिसी के लिए। मतलब आपको इस तरीके की योजनाएं बनानी है मगर कोई इन्फोर्स नहीं करा सकता। इन्फोर्स क्या करा सकते हो आप? फंडामेंटल राइट, जो भी आपके फंडामेंटल राइट हैं। देखिए बेसिक अंतर यही है दोनों चीज़ों में कि फंडामेंटल राइट को हम कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकते हैं, अपना राइट मांग सकते हैं, मगर ये जो है ये सरकार अपनी सुविधा के अनुसार देगी। जब सरकार को लगेगा उसके पास बजट अच्छा है या उसकी मंशा इस तरीके की है कि उसे करना है तो ये सरकार अपनी सुविधा के अनुसार करेगी, ठीक है। मगर फंडामेंटल राइट वो नागरिकों के हित को बचाने के लिए है, ठीक है, ताकि कोई सरकार इस तरीके की ना हो कि आपके जो है फंडामेंटल राइट ही वायलेट हो जाए। और एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों मार्ले। मार्ले एक पर्सन था, इसने क्या कहा था? सेड द प्राइम मिनिस्टर। ओहो, ये नोटिफिकेशन आ जाते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को दिक्कत करते होंगे, मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। मुझे माफ़ी मतलब चाहिए, इसलिए माफ़ कीजिएगा मुझे कि जो है कल के वीडियो में भी मुझे आया है कि आपने नोटिफिकेशन ऑफ नहीं किया था, तो इस बार मैं भूल गया। आगे से वीडियो में नोटिफिकेशन में ऑफ करके रखूँगा। मार्ले ने क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द फर्स्ट इन ऑल। देखिए जैसे आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो एक MP होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है। तो प्राइम मिनिस्टर बस ये है, कोई उसके पास एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं, वो फर्स्ट है उन सब में, जितने भी MP हैं उनमें उनका कैबिनेट का हेड होता है। जैसे कि आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस होते हैं या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो फर्स्ट अमंग द इक्वल होते हैं। बाकी सबके पास भी उतनी ही पावर होती हैं, बस उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एक अलग से पावर और होती है जिससे कि वो रोटेशन बनाते हैं कि कहाँ पर कौन सा केस जाएगा, ये जो है वो डिसाइड होता है। और बाकी जो है हर चीज़ पावर जो है बाकी सबके पास समान होती है। नेक्स्ट है, ये देखिए कोर्ट से रिलेटेड है तो आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट है द अपेक्स कैन बी मूव्ड। अगर हाई कोर्ट ने क्या है, द अपील कैन बी मूव्ड इन हाई कोर्ट इफ द सेशन कोर्ट हैज़ वर्डिक्ट द पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है तो आप थोड़ा सा वो करिएगा एडजस्टमेंट। क्या होता है कि अगर सेशन कोर्ट है जो जिला न्यायालय है, अगर उसने सज़ा दी है 7 साल की, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। कुछ चीज़ें देखिए जैसे कि नीचे वाला जो कोर्ट है वो यानी कि जिला जज कहें, जिला न्यायालय कहें, उसमें जो है वो आपको मौत की सज़ा नहीं दे सकता, उसकी भी एक लिमिट है कौन कितनी सज़ा दे सकता है। और इसमें भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आते हैं, वो अलग चीज़ है।
नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, आपको पता होगा ब्यूरोक्रेसी। अब कई लोग ब्यूरोक्रेसी के समय पर डायरेक्ट मन में आईएएस समझ लेते हैं, आईएएस या पीसीएस, मगर ब्यूरोक्रेट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स में वो हर एक पर्सन शामिल है जो नीचे से लेकर ऊपर, यानी कि एक एमटीएस से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स ही कहलाते हैं, क्योंकि वो उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करती है, क्वासी जुडिशियल भी करती है, कुछ जगह पर मतलब निर्णय भी देने होते हैं उसे क्वासी मतलब अर्ध न्यायिक, ठीक है, और क्वासी लेजिस्लेटिव मतलब कई जगह पर कुछ कानून भी बनाती है। वैसे कानून बनाने का काम तो पार्लियामेंट का है या विधानसभा का है, मगर क्वासी मतलब अर्ध अर्ध मतलब आधी चीज़ है ना, पूरी तरीके से तो नहीं कर सकता, मगर हाँ थोड़ा बहुत तो उसमें कर सकता है। नेक्स्ट है जनता दल। जनता दल ने क्या किया था, जनता दल ने 2 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर जो है 2 प्राइम मिनिस्टर दिए। अगर पता है आपको नाम बताएं। आर्टिकल नंबर 167 बताता है फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कि चीफ मिनिस्टर किस प्रकार काम करेगा। और आपको पता होगा राज्यपाल जो होता है वो हर राज्य की यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, इसीलिए जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसे वीसी बोलते हैं, वाइस चांसलर। नेक्स्ट है दोस्तों, आई डोंट एक्सेप्ट पॉलिटिक्स विदाउट द रिलीजन। गांधी जी ने कहा था कि मुझे ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए जिसमें कि धर्म ना हो। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। कौन थे जयप्रकाश नारायण? जो थे आपको पता होगा संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, और इंदिरा गांधी जी ने के समय पर ये जेल भी गए थे। तो इन फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी विदाउट पार्टी, मतलब डेमोक्रेसी के हक में थे मगर विदाउट पार्टी, जिसमें कि कोई पार्टी ना हो। जर्मनी। नेक्स्ट है दोस्तों, इन जर्मनी ए मनी बिल इज प्रपोज्ड इन अपर हाउस। मनी बिल जो है, जैसे हमारे यहाँ तो लोअर हाउस में प्रोड्यूस किया जाता है, मगर वहाँ पर जो है अपर हाउस में प्रोड्यूस किया जाता है। आदर्शवाद का पितामह प्लेटो। अब मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ ताकि जो है जल्दी कंप्लीट हो। द सोल ऑफ द इंडिया लिव्स इन विलेज। ये किसने कहा था कि जो भारत की आत्मा है वो गाँव में रहती है, कहा था गांधी जी ने। और कारपेंटर सेड दैट ओ डिस रेस्पेक्टेबल डेमोक्रेसी आई लव यू। ये एक स्टेटमेंट है, अगर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगर भारत के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल देखें तो वो ग्राम सभा है। ग्राम सभा के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वैसे तो आप अगर देखें स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, फिनलैंड इधर वगैरह के, नॉर्वे वगैरह, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जब भी कोई बिल लाया जाता है तो जनता के बीच में रखा जाता है कि इसमें पुलिंग होती है, वोटिंग होती है। मगर भारत जैसे देश में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो है यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ की पॉपुलेशन कम है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल जो है, जो बैगन की एक जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था। ठीक है, एक ये भी फैक्ट है। नेक्स्ट है इन 1986 पास्ड द एनवायरमेंटल बिल। एनवायरमेंटल बिल कब पास किया गया था? वो था 1986। तो ये आज के फैक्ट आपको कैसे लगे, और मुझे लगता है आप लोगों को अगर समझ में आए हो तो आप फीडबैक जरूर देंगे, तो जल्दी से आपको दूसरा ही वीडियो मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरीके और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।